जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट की। अगर आप भी सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है। कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। अगर उन चीजों को आप ध्यान रखते हैं तो आप सीटेट में आराम से 100 से 110 क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हैं। एक तो है कि आपको सीटेट के जितने भी सिलेबस है उसको संपूर्णता में आसान भाषा में समझना, जिसे मैं हर टॉपिक को आसान भाषा में समझाता हूँ। चाहे वो एसएसटी का सेक्शन हो, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी ग्रामर का पार्ट हो, या फिर इंग्लिश का। तो इन 5 सेक्शन से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को अगर एक बार आप देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप नोट्स पढ़ लेंगे, तो सारे सवाल आपसे आसानी से बनेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पिछले कुछ क्लास में हमने 2023 से लेकर के 2020 तक जो सीटेट के सवाल पूछे गए थे, उनको हमने एनालिसिस किया है। अगर आप रेगुलर से जुड़े होंगे तो आपको पूरा सीटेट के 150 क्वेश्चन का एनालिसिस मिला होगा। जो अभी हमारे पास क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको कुछ ही क्वेश्चन मिलता है। अगर आप क्लास से जुड़ते हो तो पिछले 10 साल में सीटेट का सवाल किस तरह पूछ रहा है, अगर उसको भी समझ के चले जाते हो, तब भी आपसे 100 सवाल जरूर बनेगा। क्योंकि हर सवाल को दोस्तों बनाने का एक तकनीक होता है, एक रणनीति होता है। पिछले 10 साल से मैं सीटेट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और उसी रणनीति के तहत वो अच्छे स्कोर करके भी आते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हमने सीटेट पेपर 2 जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ है, उसी की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह सवाल आप कैसे चुटकियों में बना सकते हो। दोस्तों, सीटेट के ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि आसानी से 5वीं 10वीं के बच्चे भी सवाल बना सकते हैं, अगर उनके पास अंडरस्टैंडिंग है तो। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो एक बार पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सीटेट का पहला जो सवाल है, सीडीपी का सवाल है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला सवाल है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स। समझिएगा, क्वेश्चन को दोस्तों समझना बहुत जरूरी होता है। हम क्वेश्चन को ही नहीं समझते हैं, इसलिए हमारा सवाल नहीं बनता है। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन को ध्यान से आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि नूर विद्यालय में अपना लंच लंच बॉक्स लाना भूल गई। मतलब एक बच्ची है नूर, जो विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा गया। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। अब देखो, यहीं से इसी से लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप डैश अवस्था को दर्शाता है। कि यहाँ सवाल समझिए, सवाल क्या कहता है कि एक बच्ची है नूर, जो आज क्लास में लंच बॉक्स लाना भूल गई है, तो वो अपनी सहेली तानिया से कहती है कि आज तुम हमें अपने साथ लंच बॉक्स साझा कर लो, क्योंकि मैंने कल तुझे अपना लंच खिलाया था, तो आज तुम साझा कर लो। तो ये कोलवर्ग के किस सिद्धांत से प्रभावित है? अगर आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो कोलवर्ग का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, और मैंने भी पढ़ाया है। उसी सिद्धांत, अब देखते हैं कानून एवं व्यवस्था। अब कानून व्यवस्था तो होगा नहीं, आज्ञा पालन, दोस्तों में आज्ञा पालन होता नहीं है, एक फ्रेंड में है आज्ञा पालन। अच्छा होना, कहता है कि अनुसार नूर का कथन अच्छा होना और अभिन्यास प्रारूप को परंपरागत नहीं। आदान, यहाँ कथन क्या है? आदान प्रदान का है। यहाँ क्या है कथन? ये सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, आदान प्रदान का कथन है, और अभिन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। तो नूर यहाँ क्या कह रही है? आदान प्रदान के लिए कह रही है। सिंपल सा सवाल था, क्योंकि आज अगर कोलवर्ग का सिद्धांत नहीं भी याद है, तब भी आप आदान प्रदान मार के आओगे। क्योंकि हम लोग भी आदान प्रदान करके लंच आप खाए होगे, जब स्कूल में पढ़े होगे, कॉलेज में पढ़े होगे। तो ये आदान प्रदान का सिद्धांत दोस्तों चलते रहता है।
तो इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, देखिएगा स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सवाल है कि समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। बड़ा इजी सवाल है, बार बार रिपीटेड सवाल है कि समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जैसे जो जन सामान्य की अवधारणाएं हैं, जैसे कि पुरुष है तो उसके लिए अलग ट्रीट किया जाता है, महिला है तो अलग ट्रीट किया जाता है, बालक है तो अलग ट्रीट किया जाता है, या बालिका है तो अलग ट्रीट किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला है जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, नहीं, ये आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। हम अगर जन सामान्य में अगर किसी के साथ भेदभाव करते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बालिका हो, बालिकाएं हो, तो दोस्तों वो जनरल रूढ़िवादिता कहलाता है। कि जेंडर मतलब होता है जेंडर बायसनेस्ड। हम कब होते हैं कि ये रूढ़िवाद को दिखाता है। इसे सवाल बार बार पूछता है, जैसे कि कोई कहता है कि मैथ जो है सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं, या बायोलॉजी सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती है, लड़के नहीं। ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जनरल रूढ़िवादिता को। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ भी लड़कियां पढ़ सकती है और बायोलॉजी भी लड़के पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये रूढ़िवादी को दिखाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसी तरह देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। कहता है स्क्रीन पर सवाल देखिएगा, कहता है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो फिर यही सवाल है कि हाल में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने का एक विकासशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के काम में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यानी कि अब उल्टा हो गया, जैसे पहले पिता बाहर का काम करते थे, अब पिता घर का काम करते हैं और माँ बाहर का काम करती है। तो यह किस लिए किया गया है, तो ये तो यही से आंसर आएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। जेंडर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता क्या है दोस्तों, बस सिंपल समझो, रूढ़िवादिता है कि हम बांध देते हैं कि ये यही काम कर सकता है, दूसरा नहीं। जैसे स्त्रियों के बारे में यह रूढ़िवादी प्रचलन आज भी है कि स्त्रियां सिर्फ घर का काम कर सकती है, बहुत गांव में जाओगे तो ऐसे सोचते हैं, बाहर का नहीं। तो ये रूढ़िवादिता के समाप्त होने के दृष्टिकोण को ये दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बातें कह रहा है कि जो पुरुष कर सकता है, मतलब कि अब जो है पुरुष घर का काम कर रहा है, महिलाएं बाहर का काम कर रही है। तो यहाँ रूढ़िवादिता को समाप्त किया जा रहा है, एक मेंटेलिटी को समाप्त किया जा रहा है। जैसे अगर आपके सामने, आपके घर में अगर आपके साथ दादा दादी रहते हो और आपके सामने अगर आपके पिताजी खाना बनाने लगे, तो आपके दादा दादी को अच्छा नहीं लगता है। ये क्या है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण है कि पुरुष कैसे खाना बनाएगा। अगर पुरुष खाना बनाए और महिला बाहर का काम करे, तो यहां पर रूढ़िवादिता खत्म हो जाता है। तो यही सवाल यहां पर पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्याजे और बायगॉस्की। हर बार जाइए प्याजे, बायगॉस्की, कॉलबर्ग, इन सबको बार बार पढ़ के जाइए। यहां से दोस्तों बार बार सवाल पूछा जाता है, हर बार। हर पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया, तो हर बार प्याजे, बायगॉस्की, कॉलबर्ग, जॉन डोरी, पॉल फेरे, इन सब थिंकरों के जो सीडीपी में लगा हुआ है, वहां से सवाल बार बार पूछता है। यहां भी पूछ रहा है बायगॉस्की के अनुसार, जब एक वयस्क बायगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। समझिएगा, कहता है बायगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना
वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, उन सिद्धांत का नाम आपको पता होगा। वाइगोस्की का जो सिद्धांत था, वह सिद्धांत था जो है स्कैफोल्डिंग सिद्धांत, कि बच्चे जो है वातावरण से सीखता है, और समाज जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकता है। और एसके फोल्डिंग से ध्यान दिया कि मतलब वह एक सहायक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ बैगोस्की के अनुसार पूछा गया है क्वेश्चन। अगर एक बार और क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन था बैगोस्की के अनुसार कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिंपल है, खोजपूर्ण अधिगम, सामीप्य विकास का क्षेत्र, ढांचा, या अंतः व्यक्तिकता। तो उसे कहते हैं वह एक ढांचा तैयार करता है, वह एक दोस्तों बेस तैयार करता है। कि जो जब वो बेस तैयार, वाइगोस्की ये मानकर चलता है कि जब कोई बच्चा एक बेस तैयार कर लेता है, एक आधार तैयार कर लेता है समाज के थ्रू, व्यवस्था के थ्रू, तो वो बहुत सारे काम खुद भी कर लेता है, लेकिन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, जोन प्याजे। मैंने कहा कि प्याजे से, वाइगोस्की से बार बार सवाल पूछा जाता है। प्याजे के कहते हैं, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित हो जाता है? परिकल्पनात्मक जो है निगमनात्मक तर्क, एक होता है आगमन और एक होता है निगमन। प्याजे ने बच्चों के विकास को स्टेज वाइज बांटा है। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट 4 स्टेज में बांटा है। पहला संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहां पूछ रहा है कि कब जो है बच्चा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने लगता है। तो लास्ट स्टेज में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है निगमनात्मक तर्क करने लगता है। यानी कि हर प्रकार के तर्क, जब फोर्थ स्टेज में बच्चा 14-15 साल का होता है, तो वो हर प्रकार के तर्क, आपके साथ दृष्टिकोण का बदलाव, हर प्रकार के सोच को भी आपके सामने रख देता है। नेक्स्ट सवाल है कि डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? तो आपने पढ़ा ही अभी कि कौन सा थिंकर है जो समाज की बात करता है, उसके संस्कृति की बात करता है, उसके कल्चर की बात करता है। वो कौन है? वाइगोस्की। अभी हमने कहा एस्के फोल्डिंग सिद्धांत, तो यहां क्या हो जाएगा? लीव वाइगोस्की। आंसर क्या हो जाएगा? लीव वाइगोस्की। देखो, वाइगोस्की से 2 सवाल पूछा है, तो सीडीपी में प्याजे वाइगोस्की सबको अच्छे से समझ के जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो सवाल नहीं बनेगा। जैसे देखो, फिर प्याजे का से सवाल पूछा है। प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, बच्चों के विकास को 4 स्टेज में बताया है, जिसकी चर्चा हम क्लास में भी किए थे और यहाँ भी कर रहे हैं। तो इनको हमें समझना है। कहता है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? प्याजे के विकास के अनुसार, प्यागे क्वेश्चन है कि प्याजे के सिद्धांत को समझते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। गलत, कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बस यही आंसर होगा। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त नहीं, मूर्त केवल लगा हो तो गलत ही होता है, यहां भी केवल लगा हो गलत। तो प्याजे का मानना था कि जब 6 से 8 ग्रेड के जो टीचर होते हैं, उनको ना एक समस्या प्रस्तुत करना चाहिए।
पियाजे मानते थे कि बच्चे ज्ञान का अर्जन स्वयं करते हैं। जब उनको समस्या देंगे तो उन समस्या को सॉल्व करने का प्रयास बच्चे खुद करेंगे। तो उसी समस्या के समाधान को तर्क के आधार पर ही लाना चाहिए। तो आंसर दूसरा हो जाएगा, इसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो, हार्वर्ड गार्डनर, ये भी बड़े फेमस नाम है, नाम सुने होंगे हार्वर्ड गार्डनर का। एक बहुत बड़े चाइल्ड के जो चाइल्ड थिंकर माने जाते हैं, उन्हीं थिंकर की यहाँ पर चर्चा है। तो सिलेबस में हमने पढ़ाया हुआ है, नोट्स में भी है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। अब कहते हैं, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तो यहाँ है, ध्वनि ताल शब्द के अर्थ को के प्रति संवेदनशीलता नहीं, गार्डन ने नहीं कहा। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये भी नहीं कहा है। संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल और सौंदर्य, पैटर्न को खोजने, हाँ ये आंसर डी होगा, क्योंकि शुरू में ही ये कहता है किस पैटर्न से ये बातें हुई है उसी को खोजना। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। यानी कि एक बच्चे को जो है, जो गणितीय है, वो गणित के सवाल किस, गार्डन मानते हैं गार्डनर कि किस सिद्धांत के आधार पर ये बनता है। तो जब बच्चे उस पैटर्न को समझ जाता है, उस टेक्निक को समझ जाता है, तो वो बच्चे आसानी से हर प्रकार के सवाल को बना लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो मुझे लगता है कि हर बार जितने भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हैं, सबका स्कोर जब मैं देखता हूं तो 100 से ऊपर होता है, किसी का 110, किसी का तो 120 भी चला जाता है। अंतिम अगले अगले महीने या एक महीने बाद पेपर होने जा रहा है। अगर संपूर्ण नोट्स को एक बार देख लोगे, या हमारी वीडियो पूरे को एक बार देख लोगे, या फिर जो हम 10 ईयर करवा रहे हैं, संपूर्ण 150 क्वेश्चन के एनालिसिस को देख लोगे, तब भी आपके सीटेट के रिजल्ट को कोई नहीं ले सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, नेट की तरह ही हम सीटेट, जेबीटी, पीआरटी, हर एग्जाम के स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देते हैं कि अगर आप क्लास से जुड़ते हो तो आपका रिजल्ट होगा। और साथ ही साथ नए बच्चों को हम वन वीक या 4 से 5 दिन का फ्री क्लास भी देते हैं कि आप क्लास लेकर देखो, समझ आए तो जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो। क्योंकि सीटेट की अगर अच्छी तैयारी हो गई तो ये तैयारी आपको, अगर आगे आप टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम दोगे तो वहां भी फायदा होता है। 50% कॉमन पेपर सीटेट की तैयारी के दौरान ही तैयार हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सीटेट पास करने के बाद फिर सीटेट में जो एसएसटी पढ़ते हो, वही हम जो है टीजीटी पीजीटी में भी एसएसटी पढ़ते हैं, और उसी लेवल का एसएसटी पूछा जाता है। तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे तो हर एग्जाम को पास करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप संपूर्ण 150 क्वेश्चन एनालिसिस चाहते हैं तो जरूर एक बार क्लास से जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।